म्यूचुअल फंड्स ये शब्द आजकल कहीं ना कहीं सुनने में आ ही जाता है। आपने भी जरूर सुना होगा ना, शायद अपने किसी दोस्त के मुंह से, टीवी एडवर्टीजमेंट में या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक और बात जो इसके साथ बताई जाती है वो ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान तरीका है अपने पैसे को मार्केट में लगाने का और बढ़ाने का। ये बात सच हो सकती है लेकिन कंप्लीट बिल्कुल नहीं। एक मजे की बात यह है कि आज इंडिया में कम से कम 2500 म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं, लेकिन किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ, मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि दिन रात हमें ये समझाने में लगे हुए हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है, मेरे वाला म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। जाहिर सी बात है, उन्हें इस चीज का पैसा दिया जा रहा है, तो ऐसी टिप्स पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना, खास करके तब जब बात आपके हार्ड अर्न मनी की हो। हालांकि कई एडवाइजर्स हैं जो वाकई में अच्छे हैं और जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं, पर वहां भी एक प्रॉब्लम है, खास करके ऑनलाइन एडवाइजर्स के साथ। मान लीजिए आज मैं एक एडवाइजर की बात सुनता हूं जिसने मुझे एक म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया और वो म्यूचुअल फंड एक्चुअली में बहुत अच्छा है। मैंने उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा भी दिया। अब 1 या 2 साल बाद वापस मुझे एक वीडियो नजर आती है जहां पर मुझे पता लगता है कि एक और म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छा है। अब मेरे पिछले म्यूचुअल फंड की तो उसने कोई बात ही नहीं की। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म होराइजन देख करके पैसा लगाते हैं, कम से कम 10 से 12 साल। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई भी एडवाइजर जिससे आपने टिप ली है ऑनलाइन, वो 12 साल तक आपके साथ कमिटेड रहने वाला है ये बताने के लिए कि कौन से वाला म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। समाधान सिर्फ एक है कि हम खुद इस बात को समझें कि किस तरह का म्यूचुअल फंड हमें अपने लिए सेलेक्ट करना है, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसके नुकसान हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। हम सिर्फ उनकी डेफिनेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके फायदे, नुकसान, किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे सकूं कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज के लिए जिनमें मुझे लगता है कि ये कैटेगरीज क्यों अभी के टाइम के हिसाब से सही हैं या फिर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स को समझना और ये जानना कि किस तरह का म्यूचुअल फंड्स आपको अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। थोड़ा बहुत हम सब लोग जानते हैं, मैं इसको किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ सके। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय करना है। इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप गाड़ी उठाइए, ड्राइव कीजिए, मुंबई तक पहुंच जाइए। अब इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वो रिक्वायर्ड टाइम होना चाहिए कि आप मुंबई तक ड्राइव कर सकें। आपके पास उस दौरान और कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास और कोई काम है तो आपके पास एक दूसरा तरीका बचता है कि आप एक ड्राइवर हायर कर लीजिए या फिर एक प्राइवेट कैब कर लीजिए जिसमें आप मुंबई तक जाएंगे। तीसरा तरीका एक और आता है जहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे। अब जरा सेम चीज को हम लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास एक गोल है जो कि आपको अटेन करना है। मान लीजिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। इसके लिए पहला तरीका जो हमने बोला खुद ड्राइव कर लीजिए, उसके इक्विवेलेंट ये है कि आप खुद अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। ऑब्वियसली इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए कि आप उन स्टॉक्स को समझ सकें, आप किस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, आपको ये सारी समझ होनी चाहिए। उसके फंडामेंटल एनालिसिस, एट टाइम्स टेक्निकल एनालिसिस एज वेल, आपको उन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। दूसरा तरीका जो हमने कहा था कि आप एक प्राइवेट कैब कर लें, उसके एनालॉगस यहाँ पर यह है कि आप एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रख लें। वो आपको हमेशा बताता रहेगा कि सर ये स्टॉक उठा लीजिए, ये स्टॉक बेच दीजिए, मार्केट में ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो आपको अपडेटेड रखेगा। लेकिन जैसे वहाँ दिक्कत थी, सेम दिक्कत यहाँ भी है। जिस फाइनेंशियल एडवाइजर को आप हायर करने वाले हैं, उस फाइनेंशियल एडवाइजर की कुछ फीस होगी जो कि आपको देनी होगी। तीसरा तरीका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसी के इक्विवेलेंट है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मैं स्टॉक्स को समझता हूँ, कब उसमें पैसा लगाना चाहिए, कब उसमें निकालना चाहिए पैसा, मेरे पास उसकी एक फॉर्मल स्टडी है और मैं जानता हूँ कि मैं अपने काम को क्या कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपके जैसे 1, 2, 3, 100, 200, हजारों लोगों को इकट्ठा करता हूँ जिनके कॉमन गोल्स हैं। मैं आपको कहता हूँ आप अपना पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा। जो भी उससे प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, वो प्रॉफिट और लॉस मैं आप सब में आपके इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दूंगा। मान लीजिए आपका अगर 1/4 ऑफ द पैसा किसी ने लगा रखा है तो 1/4 ऑफ द प्रॉफिट उसका, 1/4 ऑफ द लॉस उसका। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपका पैसा मैनेज कर रहा हूं तो मैं उसका थोड़ा सा एक एक्सपेंस रेशियो भी लूंगा। एक्सपेंस रेशियो हम बोलते हैं जो मेरा खर्चा आने वाला है उस समय स्टॉक्स को खरीदने के लिए, बेचने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो जो है
हजारों लोगों में बढ़ जाने वाला है, तो आपको इंडिविजुअली वो खर्चा बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स का एक और फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए महीने के आखिरी में आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2,000 रुपये बच जाते हैं। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उन 2,000 रुपयों को 30 से 40 कंपनीज में स्प्लिट करके लगा सकें, खास करके तब जब एक कंपनी का शेयर 2,000 रुपये, 100 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये तक ट्रेड कर सकता है। इस कंडीशन में आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आप जैसे बहुत सारे लोगों के 2,000, 5,000 रुपए के चंक्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब उसके लिए ये आसान है कि आप सबके पैसे को मिला करके डाइवर्सिफाई कर दे वो 30 से 40 स्टॉक में। इससे आपको फायदा ये होता है कि कल एक कंपनी लॉस में भी चली जाती है तो बाकी 30 से 40 कंपनियां हैं जो कि आपके लॉस को कवर कर देंगी और आप इवेंचुअली बहुत ज्यादा लॉस नहीं खाएंगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड यही है जहां पर आप अपने पैसे को एक फंड हाउस या फिर फंड मैनेजर को देते हैं मैनेज करने के लिए, इस भरोसे से कि वो आपके पैसे को आपसे अच्छी तरह मार्केट में लगाएगा और आपको कुछ रिटर्न्स कमा करके देगा। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात करते हैं। हम जिस पैसे को मार्केट में डाल रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ कि वो पैसा हमें बढ़ के मिल जा रहा है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आपका समझ में आते हैं, इनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए इन्होंने अपनी कंपनीज मार्केट में लिस्ट कर रखी है। इनके पास पैसा लेने के दो तरीके हैं। पहला, ये आपको इक्विटी दें, इसमें आप पैसा देंगे, जितना प्रॉफिट कंपनी का होगा उसी प्रोपोर्शन में आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा, जो लॉस कंपनी का होगा उसी प्रोपोर्शन में आपको भी लॉस हो जाएगा। दूसरा तरीका कि ये कंपनियां आपसे पैसा उधार पे लें और बोलें कि हम आपको 6, 8, 10 इतने % के इंटरेस्ट पे इतने टाइम में ये पैसा वापस कर देंगे। तो इन्हीं दो तरीकों से सबसे ब्रॉड कैटेगराइजेशन जो होता है म्यूचुअल फंड्स का होता है। पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरे डेट टाइप म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड मैनेजर है आपके पैसे को एज एन इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। दूसरे तरीके में आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को डेब्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में रेट ऑफ रिटर्न थोड़े से अच्छे होते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरेटिवली। इक्विटी में आप कम से कम 12 से 15% का एक एनुअल रिटर्न मान के चल सकते हैं और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में यही 6 से 8% का एनुअल रिटर्न लगभग रहता है। मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स आप ऑलरेडी समझ गए हैं। कंपनीज को जो पैसा उधार चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर उन कंपनीज को पैसा देने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है। जैसे पहले वाले में रिस्क था लॉस होने का, कंपनी को जो लॉस होगा वो आपका भी होगा। दूसरे में भी एक रिस्क है कि जिस कंपनी को आपने पैसा उधार पे दिया है, अगर वो कंपनी कल दिवालिया हो गई तो आपका पैसा डूब सकता है। यानी कि इन म्यूचुअल फंड्स में भी एक रिस्क है, लेकिन रिलेटिवली बहुत कम होता है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है कि कंपनियां दिवालिया हो जाए और आपका पैसा ही लेकर के निकल जाए। हो सकता है थोड़ा लॉस हो कंपनीज को, लेकिन खत्म हो जाए कंपनीज, इस बात के चांसेस कम होते हैं। तो रिलेटिवली इक्विटी से कम रिस्क होता है डेब्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके बाद एक और टाइप आता है जो कि इन्हीं का मिक्सचर है, वो कुछ नहीं है, एक और नाम बनाया हुआ है, वो है बैलेंस्ड फंड। इस फंड में क्या करते हैं, आप अपने फंड मैनेजर को छूट दे देते हैं। अभी तक आपके फंड मैनेजर के हाथ बंधे थे कि मुझे इक्विटी में ही डालना है या फिर मुझे लिक्विड में ही डालना है। इसमें आपने अपने फंड मैनेजर को पूरी छूट दे दी कि भाई तुझे जहां समझ में आता है तो पैसा डाल, हमको अपना पैसा ग्रो करवाना है। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि किसी पॉइंट इन टाइम पे कितना % उसको इक्विटी में इन्वेस्टेड रखना है, कितना % उसको डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रखना है। अब बात करते हैं कि इनमें से किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पर। अगर आप 40 से 50 साल की उम्र में हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो शायद आप अपना मेजर प्रोपोर्शन इक्विटी में एलोकेट ना कर पाए। आपको शायद अपना मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन डेब्ट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए और कुछ पोर्शन में भी अगर आप चाहें तो आप इक्विटी टाइप में रख सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां इस समय कम हैं और आप ज्यादा रिस्क लेने की हालत में हैं, तो आपको शायद अपना मेजॉरिटी ऑफ द एलोकेशन इक्विटी टाइप के फंड्स में डालना चाहिए और कुछ कम अमाउंट आपको डेब्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो ग्रो करने की इन द लॉन्गर होराइजन। अब जो इक्विटी टाइप के फंड्स हैं, इसमें भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थीमेटिक फंड्स की। इसमें आपके पैसे को एक स्पेसिफिक थीम पर लगाया जाता है। मान लीजिए आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट रोड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर थीम वाले म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि कल को ये जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन मुझे पर्सनली सेक्टर फंड्स पसंद नहीं है। दो कारण हैं। पहला कि अगर मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे रहा हूं, मेरे म्यूचुअल फंड को, मेरे पैसे को मैनेज करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसके हिस्से की मेहनत करूं। भाई मैं आपको पैसे पे कर रहा हूं तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है फाइनेंस सेक्टर अच्छा है तो आप फाइनेंस सेक्टर में मेरा पैसा डालो, अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा है तो आप उसमें डालो। दूसरी बात, अगर आप
एक टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उस सेक्टर में। मान लीजिए किसी वजह से आपका ये एजम्पशन गलत हो जाए कल को, तो आप अपना सारा का सारा पैसा लूज कर जाएंगे। अगर सारा नहीं भी किया तो मैक्सिमम ऑफ द पैसा अपना आप लूज कर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो आपका पैसा लूज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरे टाइप का म्यूचुअल फंड जो है वो है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 तरह के कैटेगरीज हैं जो सेबी ने डिसाइड करके रखे हैं फंड मैनेजर्स के लिए। इनके डेफिनेशंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फिलहाल जो गाइडलाइंस हैं सेबी की वो ये कहती हैं लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो अपने पैसे को इंडिया में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंपनी है और जो 100th रैंक की कंपनी है, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो मिड कैप फंड है, वहां पर 2 साल पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उस गाइडलाइंस के मुताबिक रैंक 100 से लेकर के रैंक 250 तक की कंपनियां मिड कैप रेंज में आती हैं। अगर आप मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके फंड मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो आपके पैसे को उन 100th रैंक से लेकर 250 यानी कि टोटल 150 कंपनीज में ही लगाए। अब अगेन पर्सनली मुझे ये दोनों सेक्टर्स पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके फंड मैनेजर को इनफ स्पेस ही नहीं मिलता है कि वो बाकी जो मार्केट है उसको आउट परफॉर्म कर सके। क्योंकि आपने उसको सिर्फ 100 कंपनियां दे दी, अब कम से कम 50 लार्ज कैप के फंड्स इस समय मार्केट में लिस्टेड हैं। सारे के सारे 50 फंड मैनेजर के पास गिनती के यही 100 स्टॉक्स हैं जहां पर वो पैसा लगा सकते हैं। तो आपने अगर अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के ये हाथ बांध दिए तो वो आपको पैसा कैसे कमा कर देगा। सेम रीजन मिड कैप में भी है, वहां पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 150 कंपनीज बच जाती हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सबकी मजबूरी है कि उन्हीं 150 कंपनीज में अपना पैसा लगाया जाए। तो इन दोनों ही तरह की कैटेगरीज के ये नुकसान है कि आपके फंड मैनेजर के पास ज़्यादा स्कोप नहीं बचता कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करके दिखा सके। तो वो बेसिकली जो एक फंड के जो नंबर्स निकल के आ रहे होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स बाकी सारे के सारे फंड्स के भी निकल के आते हैं। एक तीसरे टाइप का फंड है स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पर 250 रैंक 250th कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बाद की जितनी कंपनियां हैं हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर फ्री है। उसके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पैसे को ग्रो करवा सके फॉर 2 रीजंस। एक, उसके पास में हॉराइजन बहुत बड़ा है इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, इसका मतलब उनकी ग्रोथ अभी तक सैचुरेट नहीं हुई है। तो इनहेरिटेंटली उन कंपनीज के पास भी ग्रो करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, साथ में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली लार्ज कैप और मिड कैप फंड से ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। अगेन द रूल रिमेन्स द सेम। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप एक स्मॉल कैप फंड के साथ जाइए, हो सकता है वो आपको ज़्यादा ग्रो करके दे आपके पैसे को। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आप शायद लार्ज कैप या फिर मिड कैप फंड के साथ जाइए। एक और तरह का फंड है मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड। एक्चुअली 2 साल पहले सिर्फ एक ही था मल्टी कैप फंड, अब सेबी ने उसको चेंज करके दूसरा नाम दे दिया है फ्लेक्सी कैप फंड। अब मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। मल्टी कैप कंपनीज में क्या होता है कि आपके फंड मैनेजर के लिए एक मैंडेट है कि 25% एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए, 25% मिड कैप कंपनीज में, 25% स्मॉल कैप कंपनीज में और बाकी बचा हुआ 25% वो किसी भी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और जो फ्लेक्सी कैप हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वहाँ पर कंप्लीटली आपके फंड मैनेजर की मर्जी है कि वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। जहाँ उसको लगता है ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ डालेगा। जिस परसेंटेज में उसको लगता है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो उस परसेंटेज में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ पूरी तरह से खोल देंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करे और आपका नुकसान कर दे, या फिर अगर उसके और आपके गोल्स अलाइंड हैं तो वो आपको ज़्यादा ग्रोथ करवा के दे। अगर आप जानते हैं कोई म्यूचुअल फंड अच्छा है या उसका मैनेजर वाकई में अच्छा है, उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे आए हैं, तो शायद आपको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाना चाहिए अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगेन फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क है और साथ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए पैसे को ग्रो करवाने की। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज पॉसिबल हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। पहली है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। ये कैटेगरी स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकती है जो कि एक हायर टैक्स ब्रैकेट में है।
मान लीजिए आप 10 लाख रुपए कमाते हैं और आपने 1.5 लाख रुपया किसी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। पहले जो आपको 10 लाख रुपए पे टैक्स देना था, अब आपको सिर्फ 8.5 लाख रुपए पे टैक्स देना है। एक और बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि ये रिडक्शंस सेक्शन 80C के अंडर मिलते हैं और 80C की लिमिट 1.5 लाख तक ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने साल में 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए हैं तो जो आपको रिबेट मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए पर ही मिलने वाली है। इस तरह के टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स का एक और फायदा जो मुझे समझ में आता है, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि आपका पैसे के मामले में डिसिप्लिन थोड़ा सा कम है, अगर आपको लगता है आप आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके थोड़े टाइम में उसको फिर से निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा चर्निंग करते रहते हैं, तो शायद ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। मान लीजिए आपने आज पैसा लगा दिया तो 3 साल से पहले आप उस पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरे तरह का जो म्यूचुअल फंड है, इसकी आजकल काफी ज्यादा बात होने लगी है, यह है इंडेक्स फंड्स। जैसे हमने पहले थीमेटिक फंड्स की बात की थी ना, कि अगर आपको लगता है आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुलिश हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है आप इंडिया पर बुलिश हैं तो आप एक इंडेक्स फंड पे चले जाइए, खास करके निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसा फंड। अगर आपको लगता है कि सेंसेक्स आज से 20 साल के बाद आज से अच्छी स्टेट पे होने वाला है तो आप चुपचाप एक सेंसेक्स को फॉलो करने वाले फंड पर पैसा लगा दीजिए। इस तरह के फंड्स में आपके फंड मैनेजर के पास कुछ खास करने के लिए होता नहीं है। बेसिकली उसको सिर्फ एक काम करना है कि जिस इंडेक्स का वो फंड है उस इंडेक्स को फॉलो करते रहना है। मान लीजिए हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 में हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी। मान लीजिए एक कंपनी है जो आज 50th इंडेक्स पर है, किसी वजह से उसको लॉस होता है तो वो एक स्टेप नीचे आ जाएगी 51st पे, तो वो आपके पोर्टफोलियो से भी निकल जाएगी और उसके बदले जो भी अच्छी कंपनी होगी वो आपके पोर्टफोलियो में आएगी। दूसरा फायदा एक और ये है, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है तो जो एक्सपेंसेस होंगे उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप फंड। ये ऑलमोस्ट 1/10 हो सकते हैं। अब अगर इंडेक्स फंड के कुछ फायदे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नुकसान भी होंगे। सबसे पहला नुकसान ये कि कन्वेंशन ये कहता है कि जब भी कोई स्टॉक सस्ता हो तो उसे खरीदा जाए और जब भी कोई स्टॉक महंगा हो तो उसे बेचा जाए। ये बात आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर भी जानता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स के केस में वो ऐसा कर नहीं सकता। मान लीजिए आज एक स्टॉक है जो 50th इंडेक्स पर लाई करता है निफ्टी 50 के, कल अगर वो सस्ता हुआ तो उसके वैल्यूएशंस गिरेंगे। जैसे ही उसका प्राइस कम होगा वो 51st रैंक पे आएगा। आपके फंड मैनेजर की मजबूरी है कि जैसे ही वो 51st रैंक पे आया उसे बेचना पड़ेगा। हालांकि उसे दिख रहा है कि स्टॉक सस्ता हो गया है, इस समय ये खरीदने का टाइम है, लेकिन उसे वो बेचना पड़ेगा। जो स्टॉक पहले 51st रैंक पे था वो 50th रैंक पे आ गया है। म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिख रहा है कि ये स्टॉक महंगा हो गया है, शायद इस स्टॉक को खरीदने का ये सही समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वो स्टॉक खरीदना ही पड़ेगा। अगर मैं यूएस जैसी इकोनॉमी की बात करूं तो शायद इंडेक्स फंड्स ज्यादा फायदा दे सकते थे, क्योंकि वहां पर ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स अपनी सैचुरेटेड वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर चाह करके भी कुछ खास कर नहीं पाता है कि वो मार्केट को या फिर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पाए। तो क्यों आप बिना बात के वो एक्सपेंस रेशियो एक्स्ट्रा देने वाले हैं लार्ज कैप या फिर किसी मिड कैप फंड में पैसा लगा करके? इससे अच्छा आप चुपचाप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए और अपना एक्सपेंस रेशियो बचाइए। लेकिन इंडिया में मुझे लगता है एटलीस्ट अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि टॉप 50 में और इंडेक्सेस में नहीं है। जैसे जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो आप देखते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपका फंड मैनेजर उस पोटेंशियल को पहचान करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है आपके लिए, और वो कंपनीज आपको कल को ज्यादा फायदा कमा के दे सकती हैं। तो एटलीस्ट इंडिया जैसी इकोनॉमी में मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको इंडेक्स फंड्स के साथ जाना चाहिए, खास करके तब अगर आप एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट रखते हैं। तो अभी तक हमने सारे के सारे टाइप ऑफ फंड्स की बात कर ली। अब ज़रा इनको एक बार इनकी हायरार्की में देख के समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इनकी क्या क्या सब क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हमने कहा इक्विटी टाइप के फंड्स हो सकते हैं या फिर डेब्ट टाइप के फंड्स हो सकते हैं। डेब्ट टाइप के फंड्स में आपके पास में मनी मार्केट फंड्स हो सकते हैं जो कि हाईली लिक्विड होते हैं। उसके बाद एक और तरह के फंड्स हैं बैलेंस्ड फंड्स, जहां पर आप अपने फंड मैनेजर को ये छूट देते हैं कि आप जिस फंड में चाहे हमारा पैसा लगाइए, आप जितना प्रोपोर्शन चाहें इक्विटी में रखें, जितना प्रोपोर्शन चाहें उसका डेब्ट में रखें। उसके बाद इक्विटी स्कीम्स के अंदर सबसे पहला सेक्टर फंड्स आ जाते हैं, दूसरे इंडेक्स फंड्स आते हैं, तीसरे टैक्स सेविंग फंड्स आते हैं। अगर हम सेक्टर फंड्स की बात करें तो सेक्टर फंड्स में सबसे पहले थीमेटिक फंड्स हैं, जो हमने बात की अलग अलग थीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरे लार्ज कैप फंड हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि इंडिया में लिस्टेड टॉप 1 to 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इनमें। तीसरा मिड कैप फंड। चौथा स्मॉल कैप फंड, जहां पर कि 100 से 250 तक मिड कैप की रेंज थी और
250 के बाद जो भी कंपनीज बच जाती हैं वो स्मॉल कैप के लिए रह जाती हैं। उसके बाद में लास्ट में जो एक और हमारे पास कैटेगरी थी वो थी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि आप अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर को पूरी छूट देते हैं कि आपको जिस टाइप की इक्विटी में पैसा लगाना है, जिस भी प्रोपोर्शन में लगाना है, आप लगा सकते हैं। और एक और टाइप का फंड जिसकी हमने बात की थी वो था मल्टी कैप फंड, जो कि 2 साल पहले ही सेबी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर फंड मैनेजर की मजबूरी है 25-25-25 के प्रोपोर्शन में डालना इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और बाकी रेस्ट ऑफ द 25% वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई और हैं आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।